अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे आज जुमा मुबारक भी, हसनैन आपको भी। और आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मैं हूँ वज़ल अमान। मैं हूँ हसनैन लियाकत। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सुबह की सोच देखते रहें। और आज भी हम बहुत ही मज़े की खबरें लाए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज जुमे का दिन भी है, लेकिन खुशी की खबर भी हमारे पास है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबेन खेले जाने वाले पहले T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 178 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पर। और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की टीम 164 रन बना सकी है 7 विकेट के नुकसान पर। मुकर्रा ओवर्स के खेल ख़त्म हुआ और यूं पाकिस्तान को 14 रन से फतह मिली। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब मैन ऑफ दी मैच रहे, प्लेयर ऑफ दी मैच रहे, जिन्होंने 57 रन बनाए 38 गेंदों पे। और इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को आउट किया 20 रन के एवज। और पाकिस्तान के बैटर्स की बात की जाए, साहिबजादा फरहान 14 रन बना के नुमाया रहे, साइम अयूब 57, फ़खर जमान 28 और हसन 24 रन बना के। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो इन्होंने इतने रन बनाए। फिर मोहम्मद नवाज़ की क्या कहने, इन्होंने 3 विकेट्स लिए, साइम अयूब ने 2 विकेट्स लिए, शायद खान आफरीदी के दामाद शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट लिया और सुफियान मुकीम ने 1 विकेट लिया। सो पहले ही उठते ही आपको सुबह 9 बजे ये खबर मिली होगी कि पाकिस्तान जीत चुका है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मतलब आज 1 अगस्त है और साथ जिस तरह से इन्होंने एक खुशखबरी दी है तो मैं भी आपको खुशखबरी दे देती हूँ। वो ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल कर दिया है और जो पेट्रोल की नई कीमत है वो अब पेट्रोल में जो कमी की गई है वो 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। और पेट्रोल की अब जो नई कीमत है वो 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जबकि आपको ये भी साथ बता दें कि डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा हो गया है और नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। तो ये अच्छी खबर, 7.5 रुपये जो है वो पेट्रोल को सस्ता किया गया। लेकिन कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास न्यूज़ आ रही थी वो ये था कि 9 रुपये शायद सस्ता किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ये अच्छी खबरें थी। एक क्रिकेट की खबर, उसके बाद पेट्रोल की खबर। तो ये दोनों खबरें ऐसी हैं जो कि हम सबको आज का हमारा जो जुमा है वो अच्छा करेंगे। लेकिन अब एक ऐसे नाम की बात की जाएगी जिस नाम को वजह वजूद एक कायनात कहा जाता है, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे की मुनासबत से एक बहुत ही अच्छी खबर थी जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला लड़कों का नाम बन गया। बरतानवी महकमा शुमारियात ONS की जानिब से जारी डाटा के मुताबिक मोहम्मद इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों के लिए मकबूल तरीन नाम बन चुका है। 2024 में इंग्लैंड और वेल्स में 9 मौलूद लड़कों को जो नाम रखा गया है उनमें मोहम्मद सर फहरिस्त है। 2023 में भी मोहम्मद मकबूल तरीन नाम रहा। मोहम्मद नाम 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल रहा है। 2022 में ये दूसरा मकबूल तरीन नाम था, जबकि 2021 में 5वां मकबूल तरीन नाम रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रुझान बरतानिया में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को जाहिर करता है, जहाँ वालिदैन इस्लामी रवायात के मुताबिक बच्चों के नाम रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाही नामों की मकबूलियत में नुमायां कमी आई है। जॉर्ज छठे और विलियम नाम 27वें नंबर पर रहा है। सो मोहम्मद नाम भी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में तो इसकी कैलकुलेशन ही नहीं होगी, लेकिन अब बरतानिया में भी सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फ्रॉम एशिया टू अफ्रीका अगर बात करें, इवन यूरोप में भी, तो ये नाम बहुत ज़्यादा कॉमन नाम है। इससे पहले भी हमने ये खबर आपके साथ शेयर की थी, आपको याद होगा, जब हम पूरा डेटा आपको बता रहे थे कि कौन से नंबर पर ये आ रहा है नाम। लेकिन यह है कि इन द वर्ल्ड टुडे आज अगर हम बात करें तो मोहम्मद नाम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ज़ाहिर है, जिस तरह आपने भी पहले बात की थी कि उस अजीम हस्ती की याद दिलाता है जिसने इल्म हो गया, इंसानियत हो गया, अमन हो गया, उसका पैगाम बिल्कुल आम कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि 2024 में जब हमने ये स्टोरी शेयर की थी तो उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था और हमें भी मुसलसल दूसरा साल हो गया ये स्टोरी शेयर करते हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी जुमला कह देते हैं, वारफाना अल्लाह का जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क भर में अगस्त के महीने में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसने की पेशगोई कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क ने ये बात करते हुए कहा है कि बारिशों का जारी स्पेल मजीद 2 रोज़ भी चलेगा और उसके बाद अगस्त में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान है। और उन्होंने
ये भी कहा है कि जुलाई में मजमूई तौर पर जो बारिशें हुई 25% से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और अलबत्ता सिंध की बात करें तो सिंध में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आपको ये भी वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात भी हुए हैं, और जाँ बहक अफराद की जो तादाद थी वो 281 हुई, और मज़ीद बारिशों के पेश नज़र सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आज 1 अगस्त है, आज से अब अगस्त में भी बारिशें होने वाली हैं। बताने का मकसद ये है कि आप अलर्ट हो जाएं। आपने अलर्ट रहना है और आपने हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको भी अपनाए रखना है, क्योंकि हमने जुलाई में देखा है कि बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए वो नशेबी इलाकों के लोग हुए और उसके साथ साथ सयाह हजरात हुए। तो आपने अगर ट्रैवलिंग करनी है तो आपने उस कैलेंडर के मुताबिक, उन डेट्स के मुताबिक देखना है, जहाँ पे बारिशें ना हों वहाँ पे आप ब्लेसिंग्स तो है, लेकिन ये है कि जुलाई में हमने देखा ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई थी हमारे लिए, रहमत की बजाय जहमत बन गया था। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन उस्ताद आगे बढ़ते हुए आपको एक अफसोसनाक खबर देते हैं। खबर ये है कि मुल्क भर में आवाम को सस्ती अशियाए खुर्दनोश फराम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए हैं, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद बंद किए गए हैं। हुकूमत के फैसले के तहत तमाम फ़ाल स्टोर्स पर मौजूद जो स्टॉक है उसको वेयर हाउसेज में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि IT सामान और दीगर असासों की शफाफ नीलामी की जाएगी। जबकि किराए पर हासिल किए गए स्टोर्स को 1 अगस्त से खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के लिए रज़ाकाना अलहदगी VSS पैकेज की फराहमी की हिदायत भी की है, और वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया, लेकिन इनका मुतालबा मंजूर नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह ही मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई से बंद करने का फैसला कर लिया था। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में भी ये खबर आई थी, और ये कहा जा रहा था कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और डेली वेजेस के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया जाए। अब जाहिर है जितने भी लो इनकम फैमिलीज हैं ये इस हवाले से परेशान हो गई हैं, और फिर जाहिर है इसका जितना भी असर है वो आम सारिफ पर बराह रास्त पड़ने वाला है। देखिए आप एक तरफ देखिए तो हमारे यहाँ कैश एंड कैरी को कितना बूम मिल रहा है। जो प्राइवेट कैश एंड कैरीज हैं उनका निज़ाम दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। हाँ। लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं, और जिस जमाने में कैश एंड कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यूटिलिटी स्टोर्स कैश एंड कैरी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब जब बूम मिल रहा है कैश एंड कैरी को, तो यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि PIA के बाद की दूसरी लिस्ट पे दूसरा नाम है यूटिलिटी स्टोर्स का, निजकारी के हवाले से कि उनकी की जा रही है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि कुछ इस तरह के मामलात है, हम आगे चलकर इसके ऊपर मजीद जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन है उनके हवाले से कोई अल्टरनेट भी दे देंगे, बात कर लेंगे। लेकिन ये मामला कोई अभी नया नहीं है, ये मैं बात करी थी मार्च के महीने से, और उससे पहले से भी ये फैसला किया गया था कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 31 तारीख का कह दिया गया था कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा, और दस्तावेजात भी मांग ली गई थी। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी मजीद पेशरफ्त होगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि मुलाजमीन तो एहतजाज कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर मैं कल की बात करूं और उससे पहले की बात करूं तो हमने आपके साथ 3 दिन पहले हमने आपके साथ स्टोरी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान ने खलाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तारीखी पेशरफ्त की है, और उसमें यह है कि सैटेलाइट को भेज दिया है चीन की मदद से, चीन के ताउन से एग्जैक्टली, और अपने चौथे ज़मीन के मुशाहिदी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ उन्होंने खला में रवाना कर दिया। और ये सैटेलाइट पाकिस्तान और उसके दरीना और मुस्तमिद शराकतदार, यानी कि मैं बात कर रही हूँ चीन की, उनके बाहमी ताउन से ये तैयार किया गया था। और इस तारीखी लम्हे की तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की व खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, और इस कामयाब मिशन को देखा भी गया। और इस मौका पर खिताब में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने यह कहा कि महज एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जो हमारे कौमी हौसले को बुलंद करता है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को भी आसमानों से भी बुलंद मकाम देता है। आज हम सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक विजन को लॉन्च कर रहे हैं, और एक ऐसा विजन जो पाकिस्तान को खलाई साइंस में जो है रहनुमा मुल्क के तौर पर उभारता है, और एक ऐसा पाकिस्तान जो जदीद तहकीक, मजबूत शराकतदारियों और अपनी सलाहियतों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन से ताकत भी हासिल करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन मैं आपको ये इन शॉर्ट ये बताऊं कि जो खलाई मिशन तैयार किया गया चीन की मदद से, इससे पहले 3 और मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुए। ये चौथा मिशन था जो कि बहुत ही मजबूत है, एडवांस है, जदीद है, जो पाकिस्तान की अर्थ ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हवाले से भी और कौमी सलामती के हवाले से भी डाटा प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसी गजल। और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि एहसन इकबाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का हदफ है कि 2035 तक
एक पाकिस्तानी खिलाई मिशन चांद पर पहुंचाएगा। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पे एहसन इकबाल की इस बात को मजाक में उड़ाया गया, और जो उन्होंने पूरी डिटेल में कन्वर्सेशन की है, हमने जो खिला में अपना मिशन भेजा है वो कामयाबी कहीं ना कहीं पे छुप गई है। इस मीम को बना के हम अपनी कामयाबियां छुपा देते हैं, लेकिन हालांकि ये कौमी सदा की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ मीम्स बनाने के। सो ये मीम्स का सिलसिला सोशल मीडिया पे थमता नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो कौमी चीज़ें हैं, कौमी कामयाबी है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट है ये पाकिस्तान की, जो कि कल चीन के ताउन से खला में भेज दिया गया। बिल्कुल ऐसे। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। एक अनोखी खबर है। खबर यह है कि गाड़ियों की मशहूर अमरीकी कंपनी फोर्ड ने एक अनोखा कदम उठाते हुए ऐसा परफ्यूम तैयार किया है जिसकी खुशबू बिल्कुल पेट्रोल जैसी है। कंपनी के मुताबिक ये खुशबू उन लोगों के लिए है जो गाड़ी चलाने और पेट्रोल की महक को पसंद करते हैं, खास तौर पर ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सार्फिन को पेट्रोल की याद दिलाने के लिए ये परफ्यूम तैयार किया गया। और फोर्ड का कहना है कि ये परफ्यूम जिद्दत और जज्बात का हसीन इम्तजाज है। लेकिन मेरा सवाल गजल से ये है कि पेट्रोल की जो स्मेल है वो किसको पसंद है? नहीं, मैं आपसे ही पूछने वाली थी। वैसे आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आपको पसंद है? डू यू लाइक? ये खुशबू आप चाहेंगे कि आपके लिए आए? नहीं, अब वैसे ये इनका प्रीमियम परफ्यूम तैयार किया गया है। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद अक्सर मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अगर मुफ्त का आपको ये परफ्यूम दे दें? नहीं, मैं फिर भी नहीं लूंगी, क्योंकि पेट्रोल की पसंद जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बिल्कुल भी उसकी स्मेल पसंद नहीं है, और मैं बहुत दूर भागती हूँ। मैं कल भी आपने इस चीज़ का अंदाजा लगा लिया होगा, मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी है जल्दी से जल्दी। हाँ, मैं अब वही ले लूंगी। आगे बढ़ते हैं और आज़ाद कश्मीर के ज़िला झेलम वैली की लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाके पांडो में इंसानी आबादी पर हमला करने वाले खूनखार तेंदुए, जिनको हम लेपर्ड्स कहते हैं, वो बिलाखिर हलाक उनको कर दिया गया। और खूनखार लेपर्ड की दहशत के बायस इलाके में शदीद खौफ खरास फैल गया था। और 2 रोज़ पहले लेपर्ड ने 8 साला बच्ची को घर के सहन से उठाकर वो लेकर गया, और जिसकी लाश बाद अज़ां उनको खेतों से मिली, उस बच्ची की लाश। और उससे पहले भी इस इलाके में तेंदुए के हमले से 17 साला नौजवान मुद्दस्सिर अली जख्मी हो गया था। और तेंदुए की हलाकत की खबर जंगल के किनारे वाक़े गांव डबरा समेत पूरे इलाके में सुख और इत्मीनान का बायस बनी है। मकामी अफराद ने पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर शुक्रिया भी अदा किया और सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया। लेकिन देखें, जब जंगलात आप काट देंगे ना, तो जंगलात में जाहिर है जब इंसानी आबादी वहाँ पर उस तरह से जाकर बसेगी, तो इनके लिए इस तरह के जो होती है ना चीज़ें, उनके लिए इजी टारगेट होता है बच्चे। और वो बच्चों वैसे भी कमज़ोर होते हैं, उनको कोई उस तरह से साथ नहीं होता, तो इनका पहला और इजी टारगेट होता ही बच्चे हैं, वो उन पर हमला करते हैं। लेकिन सल्यूट टू अवर ब्रेव हीरोज़, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की। पाक आर्मी की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी है। और फाइनली हमने इस लेपर्ड से जान छुड़ाई है, और जो इस इलाके में रहते हैं बॉर्डर के करीब करीब, उनको अब सुख का सांस लेने को मिलेगा। ख़वातीन वज़ात, हमारी सोशल स्टोरीज़ हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाएगा नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो तेल के वसी ज़खायर निकालने का एक मुआहिदा तय पा गया है। और सोशल मीडिया पे उन्होंने इस बात का इजहार किया और जारी एक पैगाम में कहा कि अमेरिकी सदर का ये कहना था कि वाशिंगटन का इस्लामाबाद के साथ एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर को काबिल बाज़ियाफ़ ज़खायर में तब्दील करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कौन जानता है, शायद वो किसी दिन इंडिया को तेल बेच रहे हों। एग्जैक्टली और ये एक बहुत हिस्टोरिक डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। और इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर लिया प्रोफेसर डॉक्टर यासिर करीम साहब ने। आप भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है पाक अमेरिका के ट्रेड ऑयल जो है, इसमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप, और इसकी एक्सपेंशन के हवाले से भी बताइएगा। इसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो टोटल जो रिजर्व्स ऑयल रिजर्व्स का पोटेंशियल क्या है। अगर करंट कंजम्पशन देखें पाकिस्तान के, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो करंट कंजम्पशन है वो है 200 मिलियन बैरल। बहुत आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ मैं।
अमेरिकन एनर्जी जो इंफॉर्मेशन एक इदारा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, पोटेंशियल रिजर्व्स जो हैं वो है 9 बिलियन बैरल्स, जो कि पाकिस्तान की नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स की नीड को पूरा कर सकते हैं। अच्छा। सो अगर और इस पोटेंशियल को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इट इज़ मोर देन 600 to 700 बिलियन डॉलर। और इस टाइम पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो जस्ट 130 to 140 बिलियन अच्छा। डॉलर। तो ये पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बिग पुश, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी। सो इट्स वेरी पॉजिटिव मूव। अगर ये ट्रूली एग्जीक्यूट हो जाती है टाइमली तो इट वुड बी अ गुड मूव। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा हम ज़खायर निकाल रहे हैं, उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के काफ़ी इदारे ऐसे हैं, लेकिन ये जो डील है हमारी अमेरिका के साथ, आप क्या देख रहे हैं कि कितना टाइम टेकिंग है ये और कितने टाइम बाद हमें इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे? इसका एग्जैक्ट आंसर तो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के इदारे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन अगर हम एक रफ एस्टीमेट देखें, पाकिस्तान ने सी पैक का जो मुआहदा जिसे हम गेम चेंजर कहते रहे हैं और वो रहा भी पाकिस्तान के लिए, इट वाज वर्थ ऑफ 45 बिलियन डॉलर। और जैसे मैंने अभी आपको व्यूअर्स को बताया कि जो ये ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर मोर देन लाइक 600 to 700 बिलियन। सो अगर ये 5 to 10 ईयर्स पे भी जाता है तो आप इसको स्प्लिट करें, डिवाइड करें इन द ईयर्स, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक गेम चेंजर होगा इकोनॉमी के लिए। और इट विल टेक टाइम, येस इट विल टेक टाइम, मे बी 3 to 4 ईयर्स में हम इस काबिल हो जाएं। और डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है या कंपनीज कौन सी आती हैं यहाँ पे इनको एक्सप्लोर करने के लिए। डेफिनेटली जब हम अमेरिका की बात करते हैं और उनके साथ मुआहदे की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ग्रेट स्ट्रैटेजिक मूव। और ये हमारी ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है कि अमेरिका जैसा कंट्री हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लाइक ऑयल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। तो सर ये अब एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात हो रही है, तो क्या कोई एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना बलूचिस्तान में भी गैस के ज़खायर है, लेकिन अब ऑयल के हवाले से तो एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसके हवाले से एग्जैक्ट मैंने जैसे पहले बताया कि पेट्रोलियम के इदारे बता सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल है वो बलूचिस्तान में है, कोस्टल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, सिंध, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे। अगर आप बात करें KPK की तो वहाँ पे जो रिजर्व्स 2022 और उससे बैक पे थे वो डिप्लीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। वो जो तेल के कुएं आप उसे कहें तो वो ड्राई हो रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल एरिया है जैसे कोस्टल एरियाज़ के अंदर है और बलूचिस्तान में है, अब ये इसमें पोटेंशियल है बिल्कुल ऐसे। तो एरियाज़ मैंने अभी जैसे आपको बता दिया हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर सऊदी कंपनीज की बात की जाए तो उन्होंने अपनी जो एक्सप्लोरेशन है उसको मेरे ख्याल 50% लेस कर दिया ड्यू टू द प्राइसेस जो कि इस वक्त पेट्रोल की चल रही हैं आलमी सतह पे। सो वहाँ पे भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजूहात क्या बनी होंगी? पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट होना, पाकिस्तान के साथ मिल के पाकिस्तान के मिनरल्स को एक्सप्लोर करना या फिर ऑयल को एक्सप्लोर करना? मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका जब से अफ़गानिस्तान से यहाँ से एग्ज़िट हुआ है, एक तो ये उनके लिए यहाँ पर जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एरिया है हमारा, वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और अमेरिका यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार भी रखना चाहता है और यहाँ पर जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे भी एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे आपने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया वो सिर्फ ऑयल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने मिनरल्स के बारे में बताया। तो जो रेयर जो अर्थ मिनरल्स होते हैं उनकी जो शॉर्टेज है वो वर्ल्ड वाइड है और इसकी ज़रूरत अमेरिका को है। और ये बेसिकली चाइना और अमेरिका इनकी कंपनीज के एक दौड़ है, उसमें जाहिर सी बात है अमेरिका वांट्स टू टैकल एंड रिमेन प्रेजेंट सुपर पावर इन द एरिया। सही। तो ये अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, इंडिया की भी बात कर लेते हैं, जो इंडिया पर टैरिफ लगा दिए हैं और उसके बाद सिर्फ टैरिफ ही नहीं बल्कि तनकीद भी की है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो फिर अमेरिकन की ये जो पॉलिसी है ट्रंप साहब की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ऑन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमारे जो मैं जैसे पहले कहा ग्लोबल प्रेजेंस जो है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को मिल रही है। और जैसे उन्होंने कहा कि ये वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा हो ऑयल इंडिया को। मैं एक छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट या यूज़ ऑफ द ऑयल है वो है 1 बिलियन बैरल्स। अच्छा। तो 1.9 बिलियन बैरल्स। और यस्टरडे मैं देख रहा था कि न्यूज़ में कि दे हैव लाइक उन्होंने कैंसिल कर दिया रशिया के साथ जो इंपोर्ट था बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दिस 25% टैरिफ। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर 25% बैरल। तो देयर इज अ प्रेशर टैक्टिक्स एज वेल बाय द डोनाल्ड ट्रंप।
अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है। पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि चाइना और अमेरिका की एक रेस है और उस रेस में अमेरिका भी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, चाइना की कंपनीज भी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती हैं। हम बड़े क्लोज एलाई हैं चाइना के भी, और चाइना हमारा पड़ोसी भी है। और अभी थोड़ी देर पहले भी हम एक स्टोरी कर रहे थे जिसमें हमने चाइना के साथ मिलके अपना मिशन खला में भेजा। सो चाइना की कंपनीज भी मौजूद थी, अमेरिका की कंपनीज भी मौजूद थी। हमने अमेरिका को चूज क्यों किया फिर? ये तो आपको इसका एक थोड़ा सा टेक्निकल आंसर। अब देखें, पाकिस्तान ने जब भी क्लेम किया तो पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका एंड चाइना, पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स चाहता है, और जो वैल्यू अमेरिका की है उसके साथ पाकिस्तान मेरा ख्याल में इस सिचुएशन में बिगाड़ भी नहीं सकता। तो दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान इज़ इन दिस टर्म टिल्टेड टुवर्ड्स यूएस कंपनीज, एंड शायद इसकी रीज़न ये भी हो कि अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस के यूएस की कंपनीज मोर इक्विप्ड हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द ऑयल्स। सही हो गया सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीनी के मामलात पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो एक खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर गंदम की पैदावार भी है, चीनी की पैदावार भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक थोड़े अरसे बाद एक सर्कल चलता है जिसमें कोई ना कोई बहरान सामने आ जाता है। पहले गंदम का था, अब चीनी का है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? अगर हम शुगर मिल्स एसोसिएशंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो कहते हैं कि देखें, हमने पाकिस्तान को टफ टाइम्स के अंदर डॉलर अर्न करके दिए, और हमने उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया जब पाकिस्तान के अंदर जो चीनी के ज़खायर थे वो वफर मकदार में मौजूद थे। जो कैलकुलेशन, अब इसको देखा जाए एज एन इकोनॉमिस्ट आई कैन से कि यस दे वर ऑन द राइट साइड एंड दे आर ऑन द राइट साइड राइट नाउ एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज स्मगलिंग। उसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। अफगानिस्तान इज टोटली रिलाइंग ऑन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ देयर शुगर नीड्स। सो वो जो कैलकुलेशन है, वो जब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से हमें एवरी ईयर प्रॉब्लम हो जाता है। आम आवाम तो ये समझती है, लाइक आई एम नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव, बट मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें देखता हूँ, तो उसमें यही है कि फिर उससे क्या होता है, यहाँ शॉर्टेज हो जाती है और फिर हमें वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो बस एक तो कैलकुलेशन का इशू है। अगर हमें अपनी जो ये स्मगलिंग पे कंट्रोल हो जाए और कैलकुलेशन एक्यूरेट हो जाए तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आप ये भी कह सकते हैं कि मिस मैनेजमेंट है। अगर मिस मैनेजमेंट नहीं होगी तो इस तरह का इशू हर साल नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स, मैंने जैसे कहा कि अगर स्टैटिस्टिक्स इनकी जो कैलकुलेशन थी वो ठीक होती, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं अबाउट दे वर लाइक अबाउट टू सी दिस। लेकिन हमने देखा ना, निगरान सेटअप के टाइम पर भी तो गंदम को इसी तरह से इंपोर्ट किया गया था, और पहले बहरान पैदा करने के बाद अब चीनी का भी ये मसला है। तो आप कैलकुलेशंस की तो बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि इस बहरान से बचा जा सके? मेरा ख्याल ये है कि जो वीट क्रॉप को और शुगर केन क्रॉप को और इनकी कैलकुलेशंस करने वाले जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। इनको ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए, क्या हमारी नीड्स हैं, और लाइक अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स को माइंड में रख के लाइक सरप्लस अमाउंट रखनी चाहिए आपको। जैसे अभी आपने देखा होगा यस्टरडे पीएम साहब ने अनाउंस किया है कि हम डीरेगुलेट करने जा रहे हैं शुगर को, और जैसे आपने देखा होगा कि गंदम को भी डीरेगुलेट कर दिया, जिससे उनकी प्राइसेस को काफ़ी प्राइसेस कम हुई हैं। इवन 4 years बैक भी प्राइस गंदम की ज़्यादा थी और इस ईयर जो है वो कम है। ऐसे ही ये डीरेगुलेशन वर्ल्ड वाइड ये जो है डीरेगुलेशन हो रही हैं बहुत। जब भी डीरेगुलेशन होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर यासिर करीम साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हम नमी की बात की है, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर फैसलाबाद की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 को जलाओ घेराव के मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज जरताज गुल समेत 108 मुलजमान को जुमेरात को कैद की सज़ा सुना दी। ताहम इन मुकदमात में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी और ख्याल कासरो समेत 77 अफराद को बरी कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया, और इस मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शॉर्ट सुन लेते हैं कि कल अता तारड़ साहब ने क्या बात की है, वो सुनिएगा।
ये एक फेयर ट्रायल था जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। इन हमलावरों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के हाउस के ऊपर हमला, कई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ कानून की। जो ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो है वो गलत साबित हुए और इन सजाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत बिल्कुल करे। ऐसे ही है। ये अताउल्लाह तारड़ साहब थे। अब बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुनते हैं जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, वो क्या कहते हैं। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईवान में रहे, फैसलाबाद किए। एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, मैं समझता हूँ आपको अभी वक्त है होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए फैसल चौधरी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया, रहनुमा पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ये एक्सपेक्टिंग थी, क्योंकि उमर अयूब साहब हो गया, हामिद रजा साहब हो गए, वो काफ़ी टाइम से मंजर आम पर आ भी नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद अब 9 मई में हम देख रहे हैं इतनी तेज़ी से फैसले आ रहे हैं। जितना डिले किया जा रहा था, हर एटीसी अदालत फैसले दे रही है, ऑपोजिशन लीडर्स को फैसले आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, क्या हो रहा है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसकी 8 अगस्त तारीख बनती है, तो उससे पहले पहले ये एक्सपेक्टेड था कि ये फैसले होंगे और इतनी ही एक्सपीडिशन से होंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाती है तो लोअर कोर्ट्स जो है वो वैसे ही उस चीज़ को जो है कंक्लूड करने के लिए जल्दी करती हैं। एक्सपेक्टेड तो था, मैंने तो शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था और हर जगह मैंने कोई 8-10 हफ्ते पहले कहा था कि ये इस तरह का मामला होगा, लिहाजा केसेस को संजीदगी से लेना चाहिए। और लेकिन दोस्तों ने नहीं बात मानी। मैंने रिक्वेस्ट भी की फर्दन सबसे, और ये सजाएं हो गई हैं। ज़ाहिर है खुशाइंद बात तो नहीं है, इस पे कोई दिल ना खुशी है कि इतने लोग हमारे जो हैं वो सजा हो गए हैं और कोई आगे जो वे आउट भी नजर नहीं आ रहा। तो इस पे दिल गिरफ्तगी तो डेफिनेटली है। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि एहतजाज भी सर पे है, 5 अगस्त की कॉल दी गई है, सो क्या आप समझते हैं कि इतनी रैपिड स्पीड पे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये इस वजह से भी आ रहे हैं कि किसी तरह से उस एहतजाज को गैर मुअस्सर बनाया जाए? नहीं, ये जरा एहतजाज का तो इसलिए नहीं है ना कि इम्पैक्ट कोई नहीं है ना एहतजाज का। अब आप देखिए ना कि ये सजाएं नहीं भी होती, ये तो कल हुई हैं, तो परसों क्या था, या उससे अभी तो लाएमल ही कोई नहीं है। पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो लीडरशिप का फुकदान है। देखिए, कारकुनान जो हैं वो बहुत रिजिलियंट हैं, बहुत कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मरे खाई हैं सब ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, कारकुनान ने सबसे ज़्यादा, उनकी फैमिलीज़ ने, लोगों के बिजनेस तबाह हो गए हैं, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करती हैं। लेकिन जो क़यादत है इस वक्त, इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो तो जेल में हैं, वो उनका तो जो उन्होंने बंदे लगाए हुए हैं वो उन्होंने उल्टा नुकसान किया उनका बहुत ज़्यादा, और पार्टी का भी। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 5 अगस्त का एहतजाज तो कभी भी कोई थ्रेट नहीं था। वो तो हमें जो बंदे निकलने हैं, जो थोड़े बहुत निकलने थे, अब वो भी नहीं निकलेंगे मेरे ख्याल में। तो लेकिन 5 अगस्त की तो तैयारी पीटीआई ने नहीं की ना जी। और ये जो लीडर जिनके जिम्मे था, उमर भाई थे और सलमान राजा था, तो सलमान राजा ने तो कभी दिलचस्पी ली नहीं सारे मामले में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अब तो 4 दिन ही बाकी रह गए हैं और कोई लाहे अमल भी नजर नहीं आता। फिर जिस तरह से गिरफ्तारियां, ये सजाएं हो रही हैं, मुझे ये बताएं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी अब इस मामले का, क्योंकि जब हमने देखा था कि पहले फैसले आ रहे थे तो फिर इलेक्शन कमीशन भी बड़ी तेजी से डिसक्वालीफाई कर रहा था। अब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फैसलों के बाद भी डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो फिर क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास? देखिए, लीगली स्पीकिंग तो ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनका कोई मेरिट तो है नहीं।
जिसका दिल किया उसको बीच में शामिल कर दिया, जिनकी वीडियोस थी उनमें से अक्सर को छोड़ दिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अ, कुछ हमारे जैसे हैं जो कि हमने अपने केसेस को बड़ी संजीदगी से लिया है और हमने अपना तमाम एविडेंस एक एक दिन का, एक एक घंटे का पेश किया कि जी ये हिसाब किताब कर लें। तो बिल्कुल ही बाकी दोस्तों ने तो तकल्लुफ भी नहीं किया कि अपना एविडेंस देते। अब ऑप्शंस महदूद हो गई हैं। देखिए, कल मैं चेयरमैन गौर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम मेहमानों में बैठे हैं या ना बैठे हैं इसका फैसला करेंगे। इसका नाउ द फैसला टाइम करना है। हैज लैप्स्ड, टाइम हैज लैप्स्ड। वो आप बैठे हैं ना बैठे हैं, आप असेंबली में हो ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, सियासत में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। अगर आप टाइमिंग पे फैसले नहीं करें तो उसकी फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कि पीटीआई इस वक्त अदा कर रही है और अब ये करेगी। उसकी वजह यह है कि कोई सियासी माइंड नहीं है पार्टी की, और जो लोग इस वक्त काबिल हैं या जो किसी को नहीं काम करने देते, वो लोगों को सियासत का पता ही कोई नहीं है। देखिए, मजलूमियत का ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन इन्हीं सारे मामलात में से तो रास्ता निकालना है। यही तो आपका टेस्ट है। अगर आपके हालात बेहतर हो तो फिर तो किसी को मसला ही कोई नहीं। ठीक है जी, तो इशू ये होता है कि जब आप गर्दाब में फंसे होते हैं, तूफान चढ़ा होता है, तो उसी में से रास्ता निकालना होता है ना जी। तो वही आपका एक टेस्ट होता है। इस वक्त पीटीआई इतने महाजों पे इंडल्ज कर दी गई है, ये इंडल्ज है लड़ाइयों में, कि उससे बाहर निकलती हुई नजर नहीं आती। सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई है, फिर आपकी अपोजिशन के साथ लड़ाई है, फिर आपकी पार्लियामेंट में कोई एक पार्टी नहीं है जिसके साथ आप बैठ सकें, फिर आपकी हुकूमत के साथ, फिर सबसे ज़्यादा आपकी इस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जज, जुडिशरी, मतलब कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है जिनके साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की है। पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल ऐसे ही फैसल चोई साहब, नहीं कर आप सकती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। रहनुमा पीटीआई फैसल चोई साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस चोई साहब। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ की जो इब्तिदा में बेआवाज़ होता है, लेकिन जब बोलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मैदे के कैंसर की, जिसको स्टोमिक कैंसर कहते हैं। क्या मामूली बदहज़मी, सीने की जलन या भूख का कम लगना इस खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकते हैं? हम आज के इस सेगमेंट में ये हक़ाइक़ जानेंगे और एहतियातें और जदीद जो इलाज के तरीके हैं वो भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं वो इस मौजू पे आज हमें सब चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जब मर्ज़ बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और फिर क्या इसके इलाज हैं, क्या हम सर्जरीज़ वगैरह करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो डॉक्टर अब्दुल्ला गैस्ट्रोलॉजर ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या है इस बीमारी के, मैदे के कैंसर के हवाले से। देखिए जी, बात यह है कि सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये हो रहा है कि सारी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में तो हम ये देख रहे हैं कि कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। मेदे के कैंसर की शरह, आंतों के कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे अगर हम आंतों की बात करें तो इसमें ब्लीडिंग का होना, पखाने के रास्ते से खून का आना, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है जो कि अक्सर इग्नोर कर दी जाती है और लोग इसको बवासीर लेबल कर लेते हैं और मुख्तलिफ हकीमी इलाज और मुख्तलिफ फक्कियाँ लेते रहते हैं, यहाँ तक कि कैंसर बढ़ जाता है। काबिल इलाज स्टेज से शुरू होके ना जब तक वो डॉक्टरों के पास पहुँचते ना काबिल इलाज सिम्टम्स तक हो जाता है। तो ये तो रही बड़ी आंत के कैंसर की। जो रहा मेदे का मामला, मेदे में कई मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात तो सिर्फ कमज़ोरी और वज़न की कमी, खून की कमी होने लगती है, जिसको मरीज़ समझता है कि शायद मैं खाना नहीं खा रहा, शायद मैं हज़म नहीं हो रहा, मुख्तलिफ दवाएँ लेता रहता है। बाज़ औक़ात उल्टियाँ ऐसी होती हैं जो कि उल्टियाँ बंद होने का नाम नहीं लेती और वो दवाएँ ले के, यानी जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास उस वक़्त तक मरीज़ आ रहे हैं जबकि बिल्कुल मर्ज़ ज़्यादातर यानी इलाज से तजावुज़ कर चुका होता है। इसलिए खून की कमी हो, पखाने से खून आए, वज़न लूज़ हो रहा हो और मुस्तकिल उल्टियाँ हो रही हों, इन साइंस को किसी हाल में भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करके मुनासिब तशख़ीस की जो चीज़ें हैं उन पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वॉमिट होता है और मोशंस होते हैं
वो स्टमक का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास भी कोई लोग चले जाते हैं। सो क्या ये अलामात भी उसी जुमरे में आती हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए बात ये है, ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मुख्तलिफ तरीके से है। एक बात ये हुई कि जी किसी ने बाहर का खाना खा लिया, कोई कहीं गया हुआ था, उसको कुछ दिन के लिए उल्टी मोशन आ गए और उसने कुछ दवा खा ली, वो सही हो गए। ये कोई मसला नहीं, ये तो रोजाना के हिसाब से हम रोजाना देखते रहते हैं। कोई हमारे यहाँ आपको बताइए कि हाइजीनिक फूड जो है वो कितनी कमी उसकी है, अनहाइजीनिक चीजें बहुत होती हैं इस्तेमाल, उस अनहाइजीनिक की वजह से ये चीजें हो जाती हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम उस डायरिया की बात कर रहे हैं जो कि मुस्तकिल हो और जिससे वजन की कमी हो जाए, दवाएं उस पर कारगर साबित ही ना हो। उस उल्टी की बात कर रहे हैं जो कि उल्टियां लगी हो, मुख्तलिफ किस्म की दवाएं भी खा ली हो, साथ में वजन की कमी हो गई हो, और वो उल्टी असल में वो उल्टी यूं होती है, ये जो आपने जिस जी डॉक्टर साहब, जरासीम आ गया, उस जरासीम ने उल्टी मोशन कर दिए। हम जिसमें जी जी जो जी कैंसर वाली उल्टी है वो होती है कि मैदे का मुंह बंद हो जाता है और फिर उल्टी जो शुरू होने लगती है, वो वाली उल्टी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फिर इसके क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, किस तरह से इससे बचाव मुमकिन है? देखिए जी, बात यह है कि ये स्टडीज में बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई, उसमें देखा गया कि जी आंतों का कैंसर की वजह यंग में क्यों हो रही है, और जो वजह सामने आई वो बड़ी अजीब है। आप देखिए, स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स में बढ़ता चला जा रहा है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आंतों के कैंसर का। ऐसे ही प्रोसेस्ड रेड मीट, जो प्रोसेस्ड मीट होता है, आजकल आप देखिए नगेट्स और इस किस्म की जनाब बहुत सारी चीजें जो कि प्रोसेस्ड मीट है कि जनाब आया तल लिया खा लिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्लास 1 कार्सिनोजन कह रहा है। क्या मतलब कि वो मीट, वो गोश्त जिस पर केमिकल्स का इस्तेमाल होकर उसको प्रिजर्व किया गया, ये कैंसर का बहुत बड़ा सबब हो सकते हैं। ऐसे ही मोटापा, एक्सरसाइज का ना करना, और यानी सिगरेट नोशी जैसे कि मैंने अर्ज किया, शुगर, ये सारी की सारी चीजें आजकल आप देखेंगे कि पॉपुलेशन में बढ़ती चली जा रही हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं बड़ी आंत के कैंसर के। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी डाइट को, खासतौर पे गोश्त खाना है भाई, खुद ही खरीद के खुद ही पका के खा लीजिए, ये प्रोसेस्ड मीट ना लीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मोटापा पेट पर ना होने दीजिए। ये मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिसमें अब तो ये रिसर्च से साबित हो गया कि कोलन कैंसर भी, यानी मोटापा कोलन कैंसर का भी बड़ा सबब है। तो इन चीजों से अवॉइड करें। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, कभी भी पखाने के रास्ते से खून आए, हम ये कहते हैं जैसे मुंह से एंडोस्कोपी होती है, ऐसी स्टूल के रास्ते से स्कोप डालते हैं, कोलोनोस्कोपी करके जरूर देख लें, सिवाय कि अंधेरे में तीर चलाते रहें कि जी बवासीर है या फलाना है। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक हमारे प्रोफेसर साहब जिन्होंने हमें पढ़ाया, डॉक्टर, और वो यानी वो अपने आप को खून पखाने से आता रहा और वो यही समझते रहे कि बवासीर है। जब कुछ अरसा गुजर गया, फिर उनकी कोलोनोस्कोपी हुई और उसमें पता चला कि वो कैंसर है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उसी में ही उनका इंतकाल हो गया। पखाने से खून आना बहुत अहम वजह है, इसको जरूर, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाजमी कोलोनोस्कोपी करा लेनी चाहिए देखने के लिए कि क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली मैं बुजुर्ग लोगों की बात कर रहा हूँ, कि जब उनको मैदे के कुछ मसाइल होते हैं तो वो एंडोस्कोपी की तरफ नहीं जाते, वो कहते हैं कि ये तकलीफ दे अमल है। तो एंडोस्कोपी के अलावा तो कोई और तरह का तरीका नहीं है कि जिससे पता चल सके कि कैंसर है नहीं है? इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, बात यह है कि मैदे के हर मर्ज में एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। अगर ये अलामात मिसाल के तौर पर किसी को तेजाबियत हो रही है, गैस हो रही है, वजन की कमी नहीं हो रही, थोड़ी बदहजमी हो रही है, तो इस पेशेंट को एंडोस्कोपी की जरूरत नहीं है। एंडोस्कोपी की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिसमें, जो मैंने अर्ज किया, कि मुस्तकिल उल्टी हो, खून की कमी हो, खाना फंस रहा हो, तब हम एंडोस्कोपी कराते हैं। और एंडोस्कोपी का अमल बहुत ही सादा और बहुत ही आसान अमल है। हर पेशेंट की एंडोस्कोपी हो सकती है, बशर्ते कि करने वाले को एंडोस्कोपी आती हो, ट्रेंड हो। इसमें कोई खतरा नहीं है, हल्की सी नींद का इंजेक्शन देकर किया जाता है। 3 से 5 मिनट का अमल है, मरीज को पता भी नहीं चलता। और एंडोस्कोपी एक टेस्ट है, कोई ऑपरेशन नहीं है। लोग हमारे यहाँ
आपको पता ही है कि इतनी वहमों का शिकार होते हैं कि जी फलाने की हुई थी और उसको ये हो गया और फलाने की हुई थी, फलाने की एंडोस्कोपी हुई थी, उसको कैंसर हो गया एंडोस्कोपी से। भाई कैंसर तो पहले से मौजूद था, एंडोस्कोपी ने तो सिर्फ उसको देखा। ये तो सिर्फ एक टेस्ट है जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंतहाई मासूम किस्म का टेस्ट है। इसमें कोई साइड इफेक्ट इसके होते ही नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस मर्ज की तशखीस किस तरह से हो सकती है, मतलब किस तरह और किस लेवल पर जाके पता चल सकता है कि इस शख्स को कैंसर हो गया है, वो भी मैदे का? देखिए जी, सबसे पहले तो मरीज आता है, अलामतों का इज़हार करता है। इन अलामतों पर हम याद रखिए, कैंसर कहीं का भी हो, सर से के बाल से पाँव के नाखून तक का कहीं का भी कैंसर हो, उसके लिए बायोप्सी लाज़मी होती है। बायोप्सी का मतलब क्या है कि वो छोटा-सा सैंपल लिया और उसको लेबोरेटरी में जमा कराया और उसमें वो देखते हैं कि कैंसर है, अगर है तो कौन-सा वाला है। हम इस अमल को एंडोस्कोपी के ज़रिए से करते हैं। हम अच्छा। एंडोस्कोपी करते हैं मुँह के रास्ते से, या जो स्टूल के रास्ते से कोलोनोस्कोपी करते हैं, और वो देखने में इतना वाज़ेह होता है कि वो देखने में ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ है। उससे फिर हम सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल को लेबोरेटरी में, मुस्तनद लेबोरेटरी में जमा कराते हैं। वो उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे से, और वो कैंसर का पता चल जाता है। फिर उसकी स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग का मतलब ये है कि फिर उसका सीटी स्कैन कराकर देखते हैं कि इसका फैलाव कितना है। अगर उसका फैलाव कम होता है तो वो काबिल इलाज होता है। अल्लाह ना करे अगर वो जिगर तक और फेफड़ों वगैरह तक पहुंच गया, बस तो फिर समझ लीजिए कि ये गया, यानी ये मरीज बस चंद दिनों का मेहमान है। बिल्कुल ऐसी है। और इसको सर, अब जिस तरह हमने इसकी तशखीस के हवाले से बात की, अब क्या क्या, जिस तरह तम्बाकू नोशी के हवाले से तो आपने बात कर ली है, क्या और मज़ीद एहतियात हमें करनी चाहिए ताकि हम इस मर्ज से दूर रहें? देखिए जी, बात यह है कि अगर फैमिली में किसी को ये कैंसर हुआ हो, तो फिर बेहतर है, यानी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 50 साल की उम्र से पहले अगर सिम्टम्स न भी हों, फैमिली में हिस्ट्री पॉजिटिव हो, तो पखाने के रास्ते से बड़ी आंत का मुआयना करवा लिया जाए एहतियातन। फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं है, अगर हम ये सिगरेट की जैसे बात की, वो यानी एक्सरसाइज डेली करना, प्रोसेस्ड मीट से बचना, यानी कि ये इस तरह के जो मीट जो बाजार में मिलते हैं, दुकानों पर मिलते हैं, उसको उससे बचना, मोटापे को बर वक्त, यानी उसको उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करके मोटापे को कम करना, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना, ये सारी की सारी, अल्लाह ना करे अल्कोहल, अल्कोहल भी रिस्क फैक्टर है इसका। तो इन चीजों पे अगर हम यानी उमूमी तौर पर अमल करें, इसकी शरह अच्छी खासी कम हो जाएगी जितनी इस वक्त है कैंसर की। सही हो गया। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो इलाज जिन मरीजों का आप कर रहे हैं, कितने अरसे तक जी ये जी, मरीज ठीक हो जाता है इस कैंसर से, और देखिए मुकम्मल जी, बहाली हो उसमें जाती तो है एक मरीज की? आप यकीन माने, जिन ऐसे मरीजों को हमने देखा, हमने ग़िज़ा की नाली के बाज़ पेशेंट्स थे, उनको कैंसर था। यानी मैंने ही उनकी एंडोस्कोपी की थी, पहले मैंने ही डायग्नोज़ किया। उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, और फिर तकरीबन साल डेढ़ साल के बाद हमने एंडोस्कोपी की। ऐसे भी मरीज़ थे जिनका कैंसर का कोई अता पता ही नहीं था कि था भी। अल्लाह अच्छा। ताला ने बगैर ऑपरेशन के उनको सही कर दिया। तो अगर मर्ज की तशखीस इब्तिदाई मरहले में हो जाए, तो चंद साइकिल कीमोथेरेपी की लगती हैं। बाज़े बाज़े कैंसर्स में रेडिएशन होती है, बाज़ों में सर्जरी होती है, बाज़ों में दोनों होती है। अगर मर्ज अपनी महदूद है, तो ये मुकम्मल ठीक हो जाया करता है। तो बात वही है कि तशखीस को देर ना करनी चाहिए, और यानी चंद साइकिल्स कीमोथेरेपी की, सर्जरी, और बाज़ औक़ात कीमोथेरेपी ऑपरेशन के बाद भी मिलती है। चंद महीनों का ये अमल होता है और उसमें मुकम्मल मरीज सही हो जाता है, अगर जो कैंसर है वो लोकलाइज्ड हो, यानी महदूद हो, फैला हुआ ना हो। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब। आपने आज इन डिटेल डिस्कशन की है स्टमक के हवाले से, स्टमक कैंसर के हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको इसकी समझ भी आई होगी। और अगर आपको इस तरह का कोई, तो आपने देर नहीं करनी है, आपने जल्दी से एंडोस्कोपी करवानी है, बायोप्सी करवानी है, और टेस्ट उसके बाद लाजमी अगर करवाना है। आपकी तशखीस जल्दी होती है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो तब ही आप इस मर्ज से बच सकते हैं। अगर आप तशखीस में लेट करें और लेटर स्टेज में जाहिर है जाके उसका फिर आपको पता इनिशियल चलेगा, से अगला लेवल आ बिल्कुल, जाएगा। तो वहाँ पे एग्जैक्टली। आपके लिए मुश्किल होगा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं इस
वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत, पुरअज़्म और बहादुर लड़की से जो जूडो और वेट लिफ्टिंग दोनों में महारत रखती हैं और कौमी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान भी बना चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाली सैर माएँ सैर ने प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हैंड और इंटर सिटी मुकाबलों में दर्जनों गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर और बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया। सरवाइन ने हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2025 में भी शिरकत की और वो अब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी सरवाइन हमारे साथ आ चुकी हैं, बातचीत कर चुकी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अचीवमेंट के लिए भी। लेकिन थोड़ा सा आपके देखने वाले, आपको पसंद करने वाले एक बार फिर से आपसे सुनना चाहते हैं कि जूडो और फिर वेट लिफ्टिंग, इन दोनों को कैसे आप लेकर चलती हैं, कैसे मुमकिन है? इन दोनों को इकट्ठे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों के क्लब्स भी अलहदा हैं। तो मैं सुबह टाइम जूडो करती रही हूँ ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से, और जो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग मैं रात के टाइम करती हूँ 7 बजे से 10 बजे तक। और आपकी स्पेशलिटीज किस में ज़्यादा हैं, वेट लिफ्टिंग में या जूडो में? वैसे अभी तक तो दोनों में बराबर चल रही थी, दोनों की मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ नेशनल लेवल की, लेकिन अब मुझे मतलब पाकिस्तान कलर जूडो में मिला। तो क्या बात। सही। अच्छा सहर, जिस तरह से आप गोल्ड मेडल भी लेती हैं, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी ले रही हैं, तो ये बताएं कि किस तरह की ट्रेनिंग भी आपने बताई कि सुबह एक करती हैं, शाम को एक करती हैं, तो फिर आपकी स्टडीज़ वगैरह डिस्टर्ब होती होंगी? स्टडीज बेसिकली डिस्टर्ब तो होती हैं, लेकिन मेरा लॉ का फाइनल ईयर है। अच्छा। साथ में एनुअल सिस्टम है, तो इस वजह से पेपर्स के करीब जो 2-3 महीने होते हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मेरा काम चल जाता है और क्लासेस लेती रहती हूँ। रूटीन काफ़ी टफ हो जाती थी कि मतलब सुबह के टाइम वेट लिफ्टिंग फ़ौरन यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से भाग के वापस आई हूँ तो फिर वेट लिफ्टिंग पे चली गई हूँ, लेकिन कर लिया मैनेज। सही हो गया। और साथ ये भी बताइएगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इसमें आपने शिरकत की, कामयाबी के झंडे गाड़े। इस गेम के हवाले से बताइएगा और इस गेम में शिरकत के हवाले से बताइएगा। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये ऑलमोस्ट हर 2 सालों के बाद मुनक्किद होती हैं। फीसू जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसको ओलंपिक्स के बाद जो है ना, इसको एक मेन इवेंट रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं और ओलंपियंस होते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत एक अच्छा इवेंट था, एक्सपोयर हुआ, नई चीज़ें बहुत सीखने को मिली हैं और खुशी ये हुई थी कि सारे जो वर्ल्ड चैंपियंस वगैरह वो हमारे दरमियान थे, तो अच्छा था। सही। अच्छा सहर, पिछले सवाल के जवाब में आपने मुझे कहा कि आपका लॉ का फाइनल ईयर भी चल रहा है, आप जूडो भी करती हैं, वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, ऊपर से फिर लॉयर भी बन रही हैं, कि लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है इसका? लोग डरते होंगे आपसे फिर तो बहुत। हाँ डरते भी हैं, लेकिन ज्यादा वो जूडो वेट लिफ्टिंग से डरते हैं, लॉ से अच्छा। इतना नहीं डरते। नहीं ठीक। डरते। अच्छा सर, ये तो आपने चले अजराए मज़ा बात कर दी। मुझे ये बताइएगा कि आप नेशनल लेवल पे सिल्वर भी जीत चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। आपके आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ गोल्स हैं, स्पेशली अगर इंटरनेशनल लेवल्स की बात की जाए तो? फिलहाल मेरे गोल्स ये हैं कि नवंबर के अंदर इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हो रही हैं, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करूं और जो सैफ गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट करूं। ये 2 मेन गोल है मेरे। सही हो गया। और ये भी बताइएगा कि अभी नई जो बच्चियां आना चाह रही हैं इस गेम्स में, जूडो में, वेट लिफ्टिंग में, उनको किस तरह का आप मैसेज कर देती हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट करती हैं? कि क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन की बात करें तो उनको बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और जो फील्ड आपकी है, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, तो हमारी एक सोसाइटी का भी इम्पैक्ट है कि ख़वातीन को उस तरह से नहीं सपोर्ट किया जाता ना इन फील्ड्स में। तो क्या आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं? मैं इसी तरह से मोटिवेट करती हूँ कि एक तो जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या जो मिथ्स हैं उनसे वो दूर रहें, क्योंकि एज ए प्लेयर बहुत चीज़ें कही जाती हैं कि अगर आप प्लेयर बन जाती हैं एज ए लड़की तो फिर मतलब अब मर्द बन जाएंगी, अब लड़की नहीं रहेंगी, आपकी शादी के बाद आपको मसले होंगे। तो इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस है ना, इनके बारे में रिसर्च की जाए और इनसे दूर रहें, और साथ में स्पोर्ट्स में आए। लड़कियों को जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं मजबूत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको सेल्फ डिफेंस आता हो। तो गेम्स में आना चाहिए, एक हेल्दी चीज़ है,
इंसान की ज़िंदगी लंबी हो जाती है और कुछ नहीं तो। बिल्कुल ऐसे। और सैर वैसे खवातीन को पाकिस्तान में बात कीजिए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ट्रेन आस्पेक्ट्स को देख लीजिए, बहुत सारे मुआशरे में आपको कदगन लगा दी जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये इनका काम नहीं है, पता नहीं क्या कर रही हैं। सो आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है या फिर आपको फैमिली की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से फुल सपोर्ट मिली? फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है और सोसाइटी की तरफ से भी ठीक सपोर्ट थी, अनलेस के ये जब मैंने कलर लिया उसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। पर कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरे फादर शुरू से मुझे ये कहते हैं कि कोई बंदा कोई काम ना हो भी उस पर बातें होनी होती हैं। हाँ, तो फैमिली की बिल्कुल। सपोर्ट है तो चिल हो के मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, जो कोई कह रहा है फिर कहता रहे। बिल्कुल। सहर लोगों ने अब कुछ तो करना है, तो वो बातें ही सही, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ये बताएं कि आपका डाइट प्लान क्या होता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है जितने भी खिलाड़ी या हमारे पास आते हैं या फिर एथलीट से हम बात करते हैं तो उनका एक कोई खास दिखने में पहलवान बिल्कुल नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, तो उनका एक खास कोई डाइट प्लान होता है ना। तो आपका कोई चैंपियनशिप करीब आती है तब भी आप डाइट्स वगैरह लेती हैं या फिर आपका डेली बेसिस पे कोई रूटीन का भी डाइट प्लान है? रूटीन का ऐसे मैंने खास डाइट प्लान नहीं रखा हुआ, लेकिन जो गोश्त है उसका इस्तेमाल मेरा डेली बेसिस पे होता है। अब जिस तरह मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स पे गई हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना वेट कट करना था, ऑलमोस्ट 1 से 2 kg मेरे वेट कैटेगरी से ऊपर था। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने, वहाँ चिकन मिलता था हलाल, तो वो चिकन खाते रहे हैं। अच्छा। और साथ में सब्जियां वगैरह। सही। और ये जो डाइट होती है, जिस तरह हम नू दस्तगीर भट्ट से बात करते हैं तो भट्ट साहब तो काफ़ी ज़्यादा बारी भरकम भी हैं, हमें लगता भी है उनको देख के कि ये वेट लिफ्टर हैं। आपको देख के लगता है कि आप कुछ और एथलीट हैं, बड़ी स्मार्ट सी। सो इसमें वेट का, खवातीन में वेट का इतना रोल नहीं होता? खवातीन स्मार्ट ही होती हैं जो भी वेट लिफ्टिंग में होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया वेट कैटेगरीज होती है ना। अब मेरी कैटेगरी है जूडो की -52 kg। ओके। अब मैं 52 kg से ऊपर वेट करूंगी, मैं ऊपर वाली कैटेगरी में करूंगी, ठीक है ना। तो वेट लिफ्टिंग की भी -53 kg है तो उससे नीचे नीचे रहना पड़ता है। नू भाई की तो वेट कैटेगरी भी ऊपर की है ना, हैवी। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि ये थोड़ा सा मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, ये जूडो की और ये वेट लिफ्टिंग की इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली थी? फैमिली की तरफ से तो माशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट थी, लेकिन क्या कोई आपका आइडियल भी था? आइडियल एज सच जूडो के अंदर मेरी सिस्टर थी, उसने मेरे से पहले गेम स्टार्ट की थी। तब मैं छोटी थी, मुझे पसंद नहीं थी गेम, तो मुझे ओलंपिक्स देखकर शौक पैदा हुआ। और जो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग मैंने सिर्फ शुगर में स्टार्ट की थी कि अच्छा। मेरे फादर ने कहा था कि जूडो कर रही हो तो साथ में थोड़ी सी ना, मतलब ताकतवर भी हो जाओ और ना। तो मेरे कोच ने कहा कि लड़की गॉड गिफ्टेड है। सही। तो मैंने अभी शुरू किया तो वो ठीक निकले, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था। मैं अच्छा। स्टार्ट किया 8 महीनों में मेरा नेशनल का सिल्वर आ गया था। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम बहुत सारे शहरों की बात करते हैं, पेशावर की बात करें तो वहाँ से स्क्वॉश के प्लेयर्स आते हैं, गोजरा की बात करें वहाँ से हॉकी के प्लेयर्स आते हैं। अब गुजरांवाला में आपको देख के, नू भाई को देख के, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पहलवानों के शहर में अब जोडो के और वेट लिफ्टिंग के प्लेयर आएंगे। तो गुजरांवाला में शायद कोई माहौल इस तरह का है सैर कि यहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं और लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं और सीखते हैं? गुजरांवाला का ना ऐसे माहौल इतना खुला नहीं है, कंजर्वेटिव ही है, लेकिन अच्छी बात लगती है। हमारे मोस्टली जो कश्मीरी फैमिलीज है ना, वो अपनी बेटियों को भेज रहे हैं गेम्स में। आगे रेसलिंग भी स्टार्ट होने लगी है तो रेसलिंग में भी वो अपनी बेटियों को भेजेंगे। सही हो गया। थैंक यू सो मच। सहर वाई हमारे साथ मौजूद थी, अपना तजुर्बात शेयर कर रही थी, अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बता रही थी, डाइट प्लान के हवाले से बता रही थी। इस तरह चले जाएं और लोगों की बातों को आपने दिल पे नहीं लेना, और फिर कोई आपकी नेक्स्ट अचीवमेंट होगी तो हम आपको इसी जगह पर सुबह की सोच में दोबारा से इन्वाइट करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे उन अजीम हस्तियों के बारे में जिनकी दुआएं तकदीर बदल देती हैं, और वो हैं हमारे माँ बाप। और इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में वालिदैन के हुकूक को इतनी अहमियत दी गई है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद
माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, क्या हम वाकई अपने वालिदैन का हक अदा कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, या सिर्फ ज़बानी अकीदत तक महदूद हो चुके हैं? इन्हीं पर आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में क्या कुछ बताया गया है माँ बाप के हुकूक के हवाले से, उनकी अहमियत के हवाले से, क्योंकि इस्लाम में तो हमें यहाँ तक कहा गया है कि आपने उफ तक नहीं करनी है अपने माँ बाप को, लेकिन आज की सोसाइटी को अगर हम सामने रखते हुए देखें तो भी की जाती है, अनफॉर्चुनेटली। वेरी अनफॉर्चुनेट है। इसी पे बात करने के लिए मुफ्ती स्कॉलर मोहम्मद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वालिदैन के हुकूक के हवाले से। जो आखिरी जुमला गज़ल ने बोला कि माँ बाप को उफ तक नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के मुआशरे में मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, बदल चुके हैं, अपोजिट हो चुके हैं। अब बच्चे ऊँची आवाज़ में वालिदैन के साथ बात करते हैं, दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, लेकिन ये हमारे मुआशरे में प्रिवेल कर रहा है। कितना ख़तरनाक है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले आपका ABN का बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अहम और बहुत एक ज़रूरी जो मौजू है उस पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। ये वो मौजू है कि जिसको खुद रब्बे कायनात ने जा बजा कुरान मजीद के अंदर अपने हक के बाद फ़ौरन जो हक ज़िक्र किया वो वालिदैन का हक है। आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह बनी इसराइल की आयत है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि आपके रब ने इस बात का हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना है। एहसान क्या है? नेक सलूक करना है, अच्छा बर्ताव करना है। फिर इसमें इसी आयत करीमा में रब्बे कायनात ने बड़ी तफसील के साथ चंद उसूल बता दिए कि ये वो हस्ती हैं, सबसे पहले मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, फिर वालिदैन का जो मकाम है पूरा तरतीब के साथ बता दिया। ठीक है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, पहला स्टेज ये है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे कमज़ोर स्टेज बुढ़ापा होता है। अल्लाह ने कहा कि ये दोनों में से एक, यानी एज के एतबार से अगर फ़र्क है, दोनों में एज में फ़र्क है, दोनों में से एक बूढ़ा हो गया या दोनों बूढ़े हो गए या दुनिया से चला गया कोई एक मौजूद है। ठीक है। सबसे पहला आपने क्या करना है? फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, जो आपने कहा उनके सामने उफ़ ना कहना। अब उफ़ क्या है? अगर हम लुगत में देखें, अरबी लुगत में या उर्दू में भी सबसे कमजोर तरीन लफ्ज उफ है। उफ क्या है? आप मुझे कोई बात कहते हैं, मैं एक दफा कर देता हूं, दोबारा आप मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं उफ, ये क्या कर दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप का वो मकाम, वो मर्तबा, वो शान है कि उसकी शान में सबसे कमजोर लफ्ज कहना भी पसंद नहीं किया। पहली बात फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन। अब इससे आगे जाना है, ठीक है, वला तनहरहुमा, उन्हें झड़कना नहीं। अब क्या है? माँ बाप कमज़ोर हो गए, तुम ताकत में आ गए हो, माँ बाप के अंदर खून की कमी है, तुम्हारे अंदर खून आ गया, तुम्हारी जवानी है, उनका बुढ़ापा है, उनका दिमाग कमज़ोर हो गया है, तुम्हारा दिमाग ताकत में है, उनकी बिनाई कमज़ोर हो गई है, तुम्हारी बिनाई ताकत में है, उनके हाथ कमज़ोर हो गए हैं, तुम्हारे हाथों में ताकत है। तुम इस ताकत कुव्वत के घुमंड में, जवानी की अकड़ में, वला तनहरहुमा, उनको झड़कना भी नहीं। पहले उफ नहीं कहना, फिर झड़कना नहीं। अब झड़कना नहीं है तो फिर क्या करना है? अगर माँ बाप कोई बात करे तो मैंने क्या करना है? तीसरा बता दिया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब बात करनी है, ज़ाहिर है माशरे में मैं आपसे बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो बात करने का भी रब्बे कायनात ने उसूल बता दिया। जब तुम बात करो तो बात धीमे लहजे में, नरम अंदाज में, नरम तरीके से तुम बात करो। किस तरीके से बात करनी है? देखें, आजकल आपने भी कहा कि माँ बाप को बहुत दुख होता है कि माँ बाप को गाली दी जाती है, और सबसे दुख वाली बात, अब मसलन मेरा बच्चा है कि बच्चा मैंने कितनी तकलीफों से पाला। इंसान का बच्चा संभालना सबसे मुश्किल है। जानवरों के बच्चे दूसरे दिन चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा जवान हो गया, बच्चा माँ बाप को कहते हैं आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो समझ ही नहीं है। इस बात का माँ बाप को कितना दुख होता होगा। और फिर अल्लाह ने कहा कि जब बात करो तो नरम लहजे से बात करो। आजकल हमारे रवैये बाहर लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बड़े सख्त होते हैं। फिर इससे आगे चलकर अल्लाह ने क्या कहा? वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कमाल है ये जुमले इस आयत करीमा के, कि तुम ऐसे कहो कि अल्लाह इन पर ऐसे रहम कर फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा,
जैसे इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। कैसे रहम किया? बच्चा जब छोटा था तो रहम वालिदैन को आता था, बच्चे को जब प्यास लगती थी रहम वालिदैन को आता था, बच्चे को जब भूख लगती थी रहम वालिदैन को आता था, बच्चा जब बीमार होता था रहम वालिदैन को आता था, बच्चा जब किसी भी ज़रूरत का इजहार करता था तो रहम वालिदैन को आता था। जब हम रहम के काबिल थे, हमारी उंगली पकड़ कर माँ ने, बाप ने हमारे ऊपर रहम किया। या रब, इन पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में मैं रहम के काबिल था, इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। और फिर दूसरी जगह मुख्तलिफ आयात के अंदर ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, के वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। माँ का जिक्र किया, हमलतु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इसकी माँ ने इसको तकलीफ दर तकलीफ उठाए रखा। एक दूसरी आयत करीमा के अंदर फरमाया, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, इसकी माँ ने इसको तकलीफ से पेट में उठाए रखा। व वज़अतहु कुरहा, और तकलीफ से इसको जना, फिर इसको दूध पिलाया। यानी माँ ने 3 तकलीफें बर्दाश्त की। पहला, बच्चे को पेट के अंदर उठाए रखा, कितना मुश्किल होता है, पूरे 9 महीने। फिर पैदाइश, उसमें मौत भी वाक़ हो सकती है, कई वाक़यात होते हैं। फिर 2.5 साल तक माँ अपने सीने से लगाए रखती है, दूध पिलाती है। और फिर इसी वजह से इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों में। थोड़ा सा सवाल पैदा होता है ना कि माँ का, एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे एहसान का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। सुम्मा, फिर जब सवाल किया फिर कौन? कहा उम्मुक। 3 मरतबा सहाबी ने सवाल किया, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। चौथी मरतबा फरमाया कि तुम्हारा बाप। यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि माँ का 3 दफा क्यों कहा? ये इस वजह से कि माँ 3 तकलीफें जो मैंने जिक्र की वो बर्दाश्त करती है, उसमें बाप जो है वो शरीक नहीं होता। अब मैंने हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने आपके सामने पढ़ी कि जन्नत माँ के कदमों में है। देखें, इस वक्त नौजवान नस्ल या हमारे माशरे का अलमिया यह है कि हमारे घर में हमारी जन्नत होती है। किसी मौलवी, किसी पीर, किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी के बारे में नहीं कहा कि जन्नत वहां है। जन्नत मेरे माँ के कदमों में है। लेकिन आज का नौजवान, आज का हमारा भाई, उसका लेजा लोगों के लिए नरम होता है, गली मोहल्ले के आम लोगों के लिए नरम होता है, माँ के लिए उसका लेजा सख्त होता है। और सबसे दुखी बात यह है कि हमारे माशरे में आए रोज़ आप भी देखते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो चल रही थी, माँ को ऊपर से फेंका, ठीक है, और माँ को ओल्ड होम, हमारे यहाँ तो ओल्ड होम है ही नहीं है। इस्लामी माशरे में ओल्ड होम कहाँ है? मेरी माँ तो मेरी जन्नत है, मेरी जन्नत तो मेरी माँ के कदमों में। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि रिज़र रब्बि फी रिज़ल वालिद व सख़तर रब्बि फी सख़तल वालिद। अब मैं और आप जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? कि हमारा रब राजी हो जाए। अल्लाह ने कहा कि माँ बाप राजी होंगे तो मैं राजी। बिल्कुल ऐसी है। अगर माँ बाप नाराज होंगे तो मैं नाराज। मुफ्ती साहब जब तशरीफ लाए तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आपके पास कम होता है, तो हमने मुफ्ती साहब को कहा कि हम सारा वक्त आपको देंगे, सवाल कोई नहीं करेंगे। मुफ्ती साहब थैंक यू सो मच हो जाएगा। साहब ने माशाल्लाह से एक ही सवाल में सब कुछ कवर कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।